खुशी की बात सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव ने गुस्से से खुशी की तरफ देखते हुए कहा, लगता है कि तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। तुझे 2 थप्पड़ लगाऊंगा, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। कहते हुए मिस्टर श्रीवास्तव गुस्से से खुशी के पास आ गई। वो खुशी पर हाथ उठा पाती इससे पहले ही खुशी ने उनके सामने से हटते हुए कहा, आपकी औकात नहीं है कि आप हमें मार सके। बच्ची हैं हम, इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। खुशी की बात सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव ने गुस्से से उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, तुझे तेरी औकात याद दिलानी ही होगी। प्रिंसिपल ने जैसे ही ये देखा कि मिस्टर श्रीवास्तव ने फिर से खुशी के बालों को पकड़ लिया है, उन्होंने मिस्टर श्रीवास्तव को खुशी दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर श्रीवास्तव, क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? आप एक छोटी सी बच्ची के साथ कैसी हरकतें कर रहे हैं? प्रिंसिपल की बात सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव, जो कि हद से ज्यादा गुस्से में आ गए थे, उन्होंने प्रिंसिपल को दूर धक्का देते हुए कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रिंसिपल, तू मेरी बात मानकर इसे अभी के अभी स्कूल से निकाल, वरना मैं तुझे दुनिया से बाहर भेज दूंगा। कहते हुए मिस्टर श्रीवास्तव गुस्से से खुशी के बाल को खींचने लगे। मिस्टर श्रीवास्तव खुशी से उम्र में और ताकत में काफी बड़े थे। खुशी उन्हें भी दुख धक्का देना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, विराज, आप कहाँ हो? कहते हुए खुशी ने पूरी ताकत लगाकर अपने नाखून मिस्टर श्रीवास्तव के हाथों पर मार दिए। कुणाल बस गुस्से से खुशी को घूर रहा था। उसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे घूमती थी और उसने खुशी को प्रपोज किया था। खुशी ने एक बार भी बिना सोचा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। ये बात कुणाल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर अपने पेरेंट्स को ये कहानी सुनाई थी कि खुशी ने पहले उसे प्रपोज किया और जब उसने ये कहकर कि वह अनाथ है, उसने मना किया कि वह अनाथ है, इसलिए वह उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, तो खुशी ने उसकी ऐसी हालत कर दी। उसकी बात सुनकर उसके पेरेंट्स गुस्से से पागल हो चुके थे। वह अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था और उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे। इसी का फायदा उठाकर कुणाल खुशी को सबक सिखाना चाहता था। खुशी ने पूरी ताकत लगाकर मिस्टर श्रीवास्तव के हाथों पर अपने नाखून मारे थे। उसके लंबे लंबे नाखून के लगते ही मिस्टर श्रीवास्तव के मुंह से चीख निकल गई। प्रिंसिपल सर भी अब तक उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर श्रीवास्तव, पागलपन बंद कीजिए वरना आप जिंदा नहीं रहेंगे। प्रिंसिपल की बातें सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव ने गुस्से से खुशी के बालों को छोड़कर प्रिंसिपल को उंगली दिखाते हुए कहा, तुझे और इसे, तुम दोनों को मैं देख लूंगा। इसे तो मैं स्कूल से क्या, इसे मैं पूरे मुंबई से बाहर कर दूंगा और तुझे और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर श्रीवास्तव की धमकी सुनकर प्रिंसिपल ने गुस्से से कहा, जिसके सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे हो ना, अगर उसका गार्डियन यहाँ पर आ गया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। प्रिंसिपल की बातें सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव गुस्से से उसे घूरने लगे। अगले ही पल उन्होंने हंसते हुए कहा, अनाथ बच्चों का कौन गार्डियन है भगवान? मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप पर यह बच्ची यहाँ पर आई होगी और तुम बता रहे हो कि इसका गार्डियन अगर यहाँ पर आ गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कौन है इसका गार्डियन? कोई भिखारी या कोई सड़क छाप गुंडा? मिस्टर श्रीवास्तव आगे कुछ कहते उससे पहले ही वहां पर एक डरावनी आवाज सुनाई दी। क्या कह रहे हो तुम? जरा मेरे सामने कहो। इस डरावनी आवाज को सुनकर प्रिंसिपल के केबिन का माहौल ठंडा पड़ गया। प्रिंसिपल ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उनका ध्यान दरवाजे पर खड़े विराज पर गया, जिसके दोनों हाथ इस वक्त पेंट की पॉकेट में थे और उसके चेहरे पर बेहद ठंडे एक्सप्रेशन थे। विराज को देखते ही प्रिंसिपल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी जान हलक में अटका दी हो। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उन्हें विराज की धमकी अच्छे से याद थी कि अगर मेरी प्रिंसेस को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें, तुम्हारे कॉलेज को, तुम्हारे स्कूल को, तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। सब कुछ याद करके बेचारे प्रिंसिपल सर गहरी गहरी सांस लेने लगे। वही मिस्टर श्रीवास्तव, मिसेज श्रीवास्तव, कुणाल तीनों दरवाजे पर खड़े विराज को कंफ्यूज होकर देख रहे थे।
खुशी, जिसे इस वक्त गुस्सा हद से ज्यादा आ रहा था, वो मिस्टर श्रीवास्तव को सबक सिखाना चाहती थी। विराज की आवाज सुनते ही उसकी आंखें चमकने लगी। अगले ही पल उसने अपने गुस्से को पूरी तरह से अपने चेहरे से गायब किया और मासूम सा चेहरा बनाकर रोते हुए दौड़ते हुए जाकर विराज के पैरों से लिपट गई। उसने रोते हुए कहा, विराज, इन तीनों ने हमें बहुत मारा और यह बोल रहे हैं कि हम अनाथ हैं। आपको पता है, इन्होंने हमारे बालों को भी पकड़ा, हमारे ब्यूटीफुल बाल तोड़ने की कोशिश की। कहते हुए खुशी जोर से रोने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि अगर उसकी आंखों में आंसू आए तो विराज का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और खुशी इसी चीज का फायदा उठाना चाहती थी। और खुशी की सोच के मुताबिक उसकी आंखों में आंसू देखकर विराज का दिमाग सच में खराब हो गया। उसने खुशी को मजबूती से अपने गले लगाकर बेहद डरावनी नजरों से पूरे श्रीवास्तव परिवार की तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, क्या कह रहे थे तुम मिस्टर अभिमन्यु श्रीवास्तव? जरा फिर से कहना। अभिमन्यु श्रीवास्तव, जो कि विराज का चेहरा देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कुछ देर तक सोचने की बात कहा। विराज सिंघानिया कहते हुए उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। अगले ही पल उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो कुछ कहना चाहते थे पर तब तक विराज उनके करीब आ चुका था। उसने खुशी को मजबूती से अपनी बाहों में भरा हुआ था। उसने मिस्टर श्रीवास्तव के सामने आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, दोबारा कहो, क्या कह रहे थे तुम मेरी प्रिंसेस को? वह अनाथ है, वह भिखारी है, उसकी औकात नहीं है तुम्हारे सामने बोलने की। यही कहा था ना तुमने? विराज की डरावनी आवाज सुनकर मिस्टर श्रीवास्तव ने घबराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे पता नहीं था। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप इस लड़की के गार्डियन हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इसके साथ ऐसा नहीं करता। मैं सच कह रहा हूँ। कहते हुए मिस्टर श्रीवास्तव ने अपने दोनों हाथ विराज के सामने जोड़ लिए। विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस, क्या हमें मैंने माफ करना चाहिए? विराज के सवाल को सुनकर खुशी ने अपने आंसू साफ करके गुस्से भरी आवाज में कहा, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने मेरे बालों को खींचा है और उसे चुड़ैल ने भी। इन दोनों को मत छोड़ना। और इस लंगूर को भी यह बोल रहा था कि हम इसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। हम इसकी गर्लफ्रेंड क्यों बने? ये कितना गंदा दिखता है। खुशी की बात सुनकर विराज, जो पहले से गुस्से में था, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने टेढ़ी नजरों से पलटकर सोफे पर बैठे हुए कुणाल की तरफ देखा। कुणाल तो विराज को और उसके पर्सनैलिटी देखकर ही डर चुका था। वो डरते हुए अपनी माँ से चिपका हुआ था। कुणाल की माँ भी अपने पति की हालत देखकर समझ गई थी कि जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए वह भी इस वक्त शांत थी। विराज ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो हमें क्या करना चाहिए उनके साथ प्रिंसेस? कहते हुए विराज ने खुशी को अपनी गोद में उठा लिया। खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि खुशी भिखारी है तो आप इनको भिखारी बना दो। और हाँ, वह चुड़ैल का रही थी कि खुशी की औकात नहीं है उसके सामने बोलने की, और वो हमें गंदी गंदी बातें भी बोल रही थी। आप उसकी जबान काट दो। खुशी की बात सुनकर विराज के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही प्रिंसिपल सर खुशी की बातें सुनकर सदमे में जा चुके थे। उनके सामने हमेशा मासूम बनकर रहने वाली बच्ची ऐसी बातें कर रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। कुछ सोचकर उन्होंने विराज के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर विराज, ये सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ है। आप प्लीज। प्रिंसिपल ने इतना कहा ही था कि विराज ने बेहद खतरनाक आवाज में कहा, अगर एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो बोलने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी जबान नहीं रहेगी, इसलिए सोच समझ कर बोलना। विराज की बात सुनकर प्रिंसिपल के मुंह पर जैसे ताला लग गया। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। विराज खुशी को लेकर दूसरी तरफ रखे हुए सोफे पर जाकर किसी किंग की तरह बैठ गया। उसने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम चाहती हो कि उसे औरत की जबान काट दी जाए जिसने तुम्हारे बारे में गलत कहा है ना? विराज की बात सुनकर खुशी ने मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, वो बहुत ज्यादा बुरी है।
उसने हमारे बाल खींच, अगर हमारे बाल टूट जाते तो फिर खुशी ब्यूटीफुल कैसे लगती। उसे छोड़ना मत और उस आदमी को भी, उसने हमारे बाल खींच, उसके हाथों को काट दो। खुशी की बात सुनकर श्रीवास्तव परिवार घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मिस्टर अभिमन्यु श्रीवास्तव जाकर विराज के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मेरा बेटा इस बच्ची से माफी मांग लेगा, पर प्लीज हमारे साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। मिस्टर श्रीवास्तव की बात सुनकर खुशी ने गुस्से से कहा, माफ कर दे। जब मैंने कहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है तो मेरी बात सुनी नहीं और आप चाहते हैं कि हम आपको माफ कर दे। गलती की सजा होती है, माफी नहीं। कहते हुए खुशी बेहद डरावनी लग रही थी। बचपन से डीजे और विराज के साथ रहते हुए उसे इन सब की आदत थी। विराज और डीजे ने कभी भी अपना काम उसे नहीं छुपाया था। वह अच्छे से जानती थी कि विराज और डीजे क्या करते थे। विराज और डीजे ने तो उसके सामने भी काफी बार कई लोगों को मारा था। पहले पहले खुशी इस सब से डरती थी, पर जैसे जैसे बड़ी हुई उसे सब की आदत हो गई। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उसकी लाइफ भी यही है। खुशी की बात सुनकर और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर विराज के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने खुशी के माथे को चूमते हुए कहा, मेरी शेरनी। विराज की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने विराज के गाल पर किस करते हुए कहा, यस विराज, हम आपकी शेरनी है। हम किसी से नहीं डरते, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहते हुए खुशी हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अभी तक आपने पनिशमेंट क्यों नहीं दी? हमें गुस्सा आ रहा है। हमें अभी भी अपने बालों में तेज दर्द महसूस हो रहा है। खुशी की बात सुनकर विराज ने पीछे पलटकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उसके बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया और कुछ ही देर में 10 से 20 बॉडीगार्ड प्रिंसिपल के केबिन में मौजूद थे। 2 बॉडीगार्ड्स ने मिसेज श्रीवास्तव को पकड़ के रखा था और 2 बॉडीगार्ड ने मिस्टर श्रीवास्तव को। कुणाल चिल्ला रहा था, उसे भी एक बॉडीगार्ड ने पकड़ के रखा था। कुणाल ने चिल्लाते हुए कहा, खुशी, प्रॉमिस में अगली बार से तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, न तुम्हारे सामने आऊंगा। प्लीज मेरे मामा मेरे पापा को छोड़ दो। कुणाल की बात सुनकर खुशी ने उसे घूरते हुए कहा, हमने कहा ना, गलती की पनिशमेंट होती है, माफी नहीं। अगर एक बार माफ कर दिया जाए तो सामने वाला हमेशा बदला लेने का मौका ढूंढता रहता है, और खुशी विराज सिंघानिया कभी किसी को बदला लेने का मौका नहीं देती। कहते हुए खुशी ने विराज की तरफ देखा। विराज ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल सही, गलती की सजा होती है, माफी नहीं। कहते हुए विराज ने अपने दोनों आदमियों की तरफ देखा। उन दोनों ने अपना सर हिलाया। अगले ही पल प्रिंसिपल के केबिन में अभिमन्यु श्रीवास्तव और उसकी बीवी की कटी हुई जबान। खुशी अभी भी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसे तो जैसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही कुणाल अपने पेरेंट्स की हालत देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। प्रिंसिपल भी सदमे में जा चुके थे। उन्होंने आज से पहले ऐसा नज़ारा अपने सामने कभी भी नहीं देखा था। विराज ने दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ देखते हुए कहा, हॉस्पिटल में एडमिट कर देना इनको। कहते हुए उसने एक नज़र कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, वह मेरी है, सिर्फ मेरी। कहते हुए विराज ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर प्रिंसिपल के केबिन से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने खुशी के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपको कहीं चोट लगी है? कहते हुए उसका ध्यान खुशी की गर्दन पर गया। खुशी की गर्दन पर नाखूनों के निशान थे और उन निशानों से हल्का हल्का खून निकल रहा था। वही विराज के हाथ लगाते ही खुशी के मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। विराज ने खुशी के बालों को हटाकर देखा तो गर्दन की दूसरी तरफ भी नाखूनों के निशान थे। ये नाखूनों के निशान जरूर मैसेज श्रीवास्तव के दिए गए। ये सोचकर विराज के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अंदर जाकर उनकी जान ले, पर इस वक्त उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, आपको दर्द हो रहा है? विराज के सवाल को सुनकर खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, दर्द हो रहा है, पर हम तो शेरनी है ना, हमें दर्द को बर्दाश्त करना अच्छे से आता है। हैंडसम दादू से हमने प्रॉमिस किया था कि
हम शेर की शेरनी बन के रहेंगे और हम शेरनी बन गए। खुशी की बात सुनकर विराज ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने खुशी के गालों को चूमते हुए कहा, अच्छा, इसी तरह से आपको सबको सबक सिखाना है, किसी से नहीं डरना है, समझ आया आपको? विराज की बात सुनकर खुशी ने अपना सर हिलाया। विराज खुशी को लेकर स्कूल से बाहर आ गया। हालांकि अभी सिर्फ लंच ब्रेक हुआ था, पर अब विराज खुशी को लेकर सीधा घर जाना चाहता था। हर रोज वो खुशी को पिक करने के बाद घर जाने से पहले डीजे के मेंशन जाते थे और शाम तक खुशी डीजे के साथ ही मस्ती करती थी। आज भी वह दोनों पहले डीजे के मेंशन गए। डीजे के मेंशन आते ही खुशी दौड़ते हुए जाकर डीजे के पैरों से लिपट गई। डीजे ने उसे गोद में उठाने की कोशिश की, पर अब वह ऐसा नहीं कर सकते थे। खुशी 13 साल की हो चुकी थी और डीजे अब बूढ़े हो चुके थे। खुशी ने हंसते हुए कहा, हैंडसम दादू, आप बूढ़े हो चुके हो, अब आप खुशी को गोद में नहीं उठा सकते। कहते हुए खुशी खिलखिलाकर हंसने लगी। वही खुशी को अपना मजाक उड़ाते हुए देखकर डीजे ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, ताकत उसमें उतनी ही रहती है, बदमाश लड़की। कहते हुए डीजे खुशी को लेकर सोफे पर बैठ गए। खुशी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ डीजे की तरफ देखा। तभी विराज फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खुशी के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। विराज के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स देखकर डीजे ने कंफ्यूज होते हुए कहा, ये किस लिए? उन्होंने इतना कहा ही था कि। विराज ने खुशी के बालों को साइड में किया और उसकी गर्दन पर हल्के हल्के से ऑइंटमेंट अप्लाई करने लगा। खुशी की गर्दन पर नाखून के निशान को देखकर डीजे की आंखें सर्द हो गई। उन्होंने गुस्से भरी आवाज में कहा, ये किसने किया? कहते हुए उन्होंने खुशी के चेहरे की तरफ देखा। खुशी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, एक चुड़ैल आंटी थी, उन्होंने हमारे बालों को खींचा और हमारी गर्दन पर नाखून मारे। उन्होंने हमारे हाथ को भी पकड़ा। खुशी का ब्यूटीफुल हाथ कैसा हो गया है? खुशी की बात सुनकर डीजे ने उसकी नाजुक सी हथेली की तरफ देखा, जहां पर किसी की मजबूत पकड़ का निशान बन चुका था। डीजे ने गुस्से से कहा, कौन है वह? उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी शेरनी को दर्द देने की? हम उसके हाथ काट देंगे। डीजे की बातें सुनकर खुशी ने अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से डीजे की तरफ देखते हुए कहा, हैंडसम दादू, आप पीछे रह गए, हमने पहले ही उनके हाथ काट दिए। कहते हुए खुशी हंसने लगी। वही खुशी की बात सुनकर डीजे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब? खुशी ने हंसते हुए डीजे को सब कुछ बता दिया। खुशी की बात सुनकर डीजे ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, मेरी शेरनी तो बहुत समझदार हो गई है। इसी तरह से दुश्मनों को सजा देनी है, क्योंकि हमारे दुश्मन बस एक मौके की तलाश में होते हैं। अगर हम उन्हें छोड़ दे तो वह सुधरते नहीं हैं, बल्कि पलटकर वार करते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने दुश्मन को माफ नहीं करना है। क्या समझे आप? खुशी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को माफ नहीं करना है और हम कभी भी अपने दुश्मन को माफ नहीं करेंगे। हम हमेशा उन्हें पनिशमेंट देंगे। कहते हुए खुशी डीजे के गले से लग गई। विराज ने अब तक उसे दवाई लगा दी थी। उसने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, आप जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, नहीं, हम बाद में करेंगे। विराज ने खुशी को घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। विराज की बात सुनकर खुशी अपने पैर पटकते हुए वहां से अपने रूम में चली गई। उसके जाते ही डीजे ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, हमारी शेरनी आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रही है। इस दुनिया में उन्होंने बचपन में ही कदम रख दिया था। आपसे और हमसे जुड़ने के बाद उनके हजारों दुश्मन आएंगे। हर वक्त हर पल उन पर खतरा रहेगा। इसलिए अच्छी बात है कि वो अभी से खुद को मजबूत बनाएं। डीजे की बात सुनकर विराज ने जाती हुई खुशी की तरफ देखते हुए कहा, उसे मजबूत बनना ही होगा। वो विराज सिंघानिया की प्रिंसेस है। जो कोई उस पर आंख उठाकर देखेगा, उसकी आंखें उसे खुद निकालना होगी। मैं उसे इतना स्ट्रांग बनाऊंगा। विराज की बात सुनकर डीजे के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शाम का वक्त सिंघानिया मेंशन में। धानी
अनु और धैर्य तीनों चुपचाप बैठे हुए थे। भले ही दिन में उन्होंने खुशी के साथ काफी बुरा बर्ताव किया था, पर अब उन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था। उन तीनों को उदास बैठे हुए देखकर दंश, जो कि अभी अभी ऑफिस से घर आया था, उन तीनों के पास आ गया। उसने उन तीनों के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो तुम? दंश की आवाज सुनकर धैर्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आज मैंने एंजल को बहुत बुरा भला कह दिया। मैंने उसे ये भी कह दिया क्यों उसने हमारी फैमिली को अलग कर दिया। उसने विराज भाई को हमसे दूर कर दिया। मैंने उसे बहुत कुछ बुरा भला कह दिया भाई, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा। धैर्य की बात सुनकर दंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या किया तुमने? तुमने उससे ये सब कुछ क्यों कहा? उसने क्या किया था? दंश की बात पर धानी ने थोड़े गुस्से से कहा, भाई उसने क्या किया था मतलब उसकी वजह से ही विराज भाई ने कल मॉम की इंसल्ट की। मॉम कितना ज्यादा रो रही थी, आपको पता भी है। धानी की बात सुनकर दंश ने धानी को घूरते हुए कहा, और क्या तुम्हें नहीं पता कि चाची जी ने क्या किया था? खुशी छोटी बच्ची है, पर इसका यह मतलब नहीं कि उसे तकलीफ नहीं होती। चाची जी हो या फिर घर में मौजूद कोई भी इंसान, माँ को छोड़कर हर कोई खुशी के साथ बुरा बर्ताव करता है। उसे अनाथ, नाजायज, ना जाने क्या क्या कहता है, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बचपन में मेरी और विराज की गलती की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मैंने तो उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था, पर विराज ने उसे बचाया था। उसे बचाने के बाद उसने उसकी जिम्मेदारी ली थी। पूरा परिवार यह जानता है कि हमारी वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हुई है, फिर भी सब लोग उसे ही दोषी मानते हैं। उसे ही अनाथ कहते हैं, उसे ही मनहूस कहते हैं। मुझे बताओ धानी, अगर कोई तुम्हें यही सब शब्द बचपन से कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसके पास सिर्फ विराज है, हम सब के पास हमारा पूरा परिवार है। यहाँ रहकर भी उसका यहाँ पर कोई अपना नहीं है, फिर तुम लोगों से यह कैसे कह सकती हो कि उसने हमारा परिवार तोड़ा है? विराज कभी भी हमारे साथ नहीं था, वो हमेशा से हमसे दूर, हमसे अलग रहता था। क्या उसके आने से पहले विराज ने कभी तुमसे प्यार से बात की थी? क्या उसने कभी तुम्हारे साथ बैठकर 2 मिनट बात की थी? दंश की बात सुनकर धानी, अनु और धैर्य तीनों का चेहरा नीचे झुक गया। दंश ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम उसे छोटी सी बच्ची पर इस तरह के इल्जाम मत लगाओ। उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। पहले से ही घर में सब लोगों से नापसंद करते हैं। अगर उसके साथ बात नहीं करना चाहते तो उससे दूर रहो, पर उसे दर्द मत दो। कहते हुए दंश वहां से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं दंश की बात सुनकर धानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, सच में हम बहुत बुरे हैं। हमने खुशी को कितना रुलाया है ना भाई। धानी की बात सुनकर धैर्य ने कहा, कोई बात नहीं, हम हमारी एंजल से सॉरी कह देंगे। वैसे भी वह बहुत प्यारी है, वो हमें माफ कर देगी। उन दोनों की बात सुनकर उन्होंने कहा, पर वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अब तक तो स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। अनु की बात सुनकर धैर्य ने कहा, अरे तुम भूल गई, वह तो रोज उनके घर जाती है ना। क्या नाम है उनका? डीजे। वैसे मैंने सुना है कि वो बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। खुशी की उनके साथ काफी बनती है। धैर्य की बात है सुनकर धानी ने हंसते हुए कहा, सोच भाई, अगर गुस्से में खुशी ने अपने गैंगस्टर दादू से हमारी शिकायत कर दी तो वो हमें तो बंदूक से उड़वा देंगे। धानी की बात सुनकर बेचारे धैर्य के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने घबराते हुए कहा, बकवास मत करो, ऐसी बातें करके बच्चे को डरते नहीं है। कहते हुए धैर्य ऊपर अपने रूम में भाग गया। धानी और अनु भी हंसते हुए ऊपर अपने रूम में चले गए। शाम को 6 बजे डीजे के साथ मस्ती करने के बाद खुशी विराज के साथ सिंघानिया मेंशन आने के लिए निकल गई। कार में खुशी विराज की गोद में बैठकर उसके गालों को टच कर रही थी। विराज चुपचाप एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप की कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला रहा था। खुशी ने विराज के हैंडसम चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, विराज, आप इतने ज्यादा हैंडसम क्यों हो? खुशी के सवाल पर विराज ने कुछ नहीं कहा।
खुशी को उसके इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने विराज की नाक को खींचते हुए कहा, आपका नाम कितना लंबा क्यों है? विराज ने घूरकर खुशी को देखा तो खुशी ने दांत दिखा दिए और विराज के सीने पर अपना सर रख कर लेट गई। कुछ देर बाद सिंघानिया मेंशन के आते ही विराज खुशी का हाथ पकड़कर मेंशन के अंदर आ गया। अंदर आते हुए उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े धैर्य, धानी और अनु पर गया। उन तीनों को देखते ही उसके चेहरे पर उदासी आ गई। खुशी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर उन तीनों को उसने अपने दोस्त माना था और वो तीनों कल से उसे इग्नोर कर रहे थे, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। उन तीनों को एक नज़र देखकर खुशी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके विराज के साथ चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। उन तीनों का ध्यान भी खुशी पर चला गया था। वो तीनों खुशी से माफ़ी मांगना चाहते थे, पर इस वक्त विराज खुशी के साथ था। अगर वो खुशी के पास जाते तो भी विराज उन्हें खुशी के करीब आने से पहले ही वहां से भगा देता। इसलिए उन तीनों ने अकेले में ही खुशी से माफ़ी मांगने का डिसीजन ले लिया। रूम में आकर विराज खुशी की तरफ देखते हुए कहा, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। कहते हुए विराज वहां से अपने रूम में अटैच स्टडी रूम में चला गया। खुशी ने अपना सर हिलाया और अपने रूम में आकर बैठ गई। वो अपने रूम में बैठी हुई थी कि तभी दरवाजे के बाहर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। खुशी ने खुद से कहा, हमारे रूम के दरवाजे पर कौन आया होगा? कहते हुए खुशी ने दरवाजा खोला तो उसके सामने धैर्य, धानी और अनु तीनों अपना कान पकड़कर खड़े थे। उन तीनों को देखकर खुशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। खुशी को कुछ न बोलते हुए देखकर उन तीनों ने एक साथ कहा, एंजल सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दो। उन तीनों की बातें सुनकर खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, आप सब हमसे माफी क्यों मांग रहे हो? हम तो बुरे हैं ना, हमसे दूर रहो, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारे विराज काफी है। खुशी की बात सुनकर धैर्य ने प्यार से कहा, खुशी प्लीज अपने धैर्य को माफ कर दो ना, तुम तो जानती हो ना कि मैं इडियट हूँ। खुशी ने पलटकर धैर्य को उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने हमें कितना बुरा बोला, हमें कितना बुरा लग रहा था। सब लोग हमें बुरा बोलते हैं पर हमें फर्क नहीं पड़ता, पर तुम तो हमारे दोस्त थे ना। जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी क्या गलती थी? हमने तो कुछ किया भी नहीं था, हम कुछ करते भी नहीं, फिर भी सब लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हमारे विराज को छोड़कर कोई हमारा अपना नहीं है और हमें किसी को अपना बनाना भी नहीं है। सब लोग झूठे हैं। कहते हुए खुशी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई। खुशी की बात सुनकर धैर्य, धानी, अनु तीनों के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। खुशी सच ही तो कह रही थी, बिना किसी गलती के हमेशा सिंघानिया परिवार के लोगों की बातें सुनती रहती थी। धैर्य ने प्यार से कहा, खुशी प्लीज हमें माफ कर दो, हम अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने बिना गलती के तुम्हें काफी कुछ बुरा भला कह दिया, पर अब हमें पता चल गया है कि गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी मॉम की थी और उन्हें उनकी गलती की ही सजा मिली है। हम क्या करते, वो हमारी मॉम है। उनकी आंखों में आंसू देखकर हमें बुरा लग गया था। धैर्य ने इतना कहा ही था कि खुशी ने पलटकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तो तुम बुरा लगने पर सारा गुस्सा मुझ पर निकालोगे? हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे विराज ने हमेशा हमसे ये कहा है कि हम किसी की भी बकवास पर ध्यान ना दें। हम सिंघानिया परिवार की बकवास सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि आरती आंटी ने हमसे कहा है कि अगर हम चुप रहेंगे तो शायद सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वरना हम किसी की नहीं सुनते। हमारे विराज ने कभी हमें कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि किसी और को भी हमारे साथ बुरा बर्ताव करने की इजाज़त नहीं दी, पर तुम्हारा पूरा परिवार हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है। हमें तुम में से कोई भी नहीं पसंद। खुशी की बात सुनकर धानी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, खुशी प्लीज हमें माफ कर दो, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर क्या तुम हमें एक बार माफ नहीं कर सकती? धानी की बात सुनकर खुशी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे हुए कहा, इसकी क्या गारंटी है कि आप अगली बार से इस तरह से हमारे साथ बर्ताव नहीं करोगे? जिस तरह से इस बार आपने हम पर इल्जाम लगा दिया कि
हमने सब कुछ खराब कर दिया। आपकी फैमिली में आकर हमने गलती कर दी तो हम कभी भी आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं थे। हमारी फैमिली में सिर्फ हमारे विराज और हमारे हैंडसम दादू है। हम सिंघानिया परिवार का हिस्सा कभी नहीं थे। न हम कभी आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमने तो बस आप तीनों से दोस्ती की थी, पर आप तो हमारे दोस्त भी नहीं बनना चाहते। इसलिए अब हमें आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग चले जाइए यहाँ से। पहले दोस्ती करोगे और फिर हमारा दिल दिखाओगे। हम फालतू में रोना नहीं चाहते। रोने के बाद हम ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगते हैं। खुशी की बात सुनकर धैर्य ने उसके गाल खींचते हुए कहा, क्यूटी पाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम तो जानती हो ना कि धैर्य बहुत बड़ा इडियट है। अब तुम अपने इडियट को माफ़ नहीं करोगी तो कौन करेगा। धैर्य की बात सुनकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें तुम्हें माफ़ नहीं करना है। जाओ यहाँ से। खुशी की बात सुनकर धैर्य ने उदास का चेहरा बनाते हुए कहा, खुशी प्लीज़। अनु ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, खुशी इस बार माफ़ कर दो। अगली बार से हम पक्का कोई गलती नहीं करेंगे। प्रॉमिस। तीनों के काफ़ी बार माफ़ी मांगने के बाद खुशी ने एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, ठीक है, हम आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। पहले आप तीनों उठक बैठक करो, तभी हम आप करेंगे। खुशी की बात सुनकर धैर्य, धानी, अनु तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर खुशी ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोग उठक बैठक नहीं करना चाहते तो फिर हम भी आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। हम जा रहे हैं अपने रूम में। आप तीनों भी अपने रूम में चले जाओ, वरना आपके जंगली दादाजी आकर बेफिजूल में हम पर गुस्सा करेंगे। बोलेंगे, इस मनहूस ने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया। कहते हुए खुशी का मुंह बन गया। उसकी बात सुनकर धैर्य ने कहा, ठीक है, हम उठक बैठक करते हैं। उसके बाद तुम हमें पक्का माफ़ कर दोगी ना। धैर्य की बात सुनकर खुशी ने एटीट्यूड के साथ कहा। खुशी जिंदल अपनी बात से कभी भी नहीं पलटी। उसके बोलने का स्टाइल बिल्कुल विराज की तरह था, जिसे देखकर उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनु, धानी ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। अगले ही पल वो तीनों उठक बैठक करने लगे। उन तीनों को उठक बैठक करते हुए देखकर खुशी, जो कि अब तक अपनी हंसी कंट्रोल करके खड़ी थी, खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने कहा, हम मजाक कर रहे थे, खड़े हो जाए। आप तीनों, हमने आपको माफ़ कर दिया। कहते हुए उसने धैर्य, धानी और अनु को एक साथ गले लगा लिया। खुशी की बात सुनकर उन तीनों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। धैर्य ने प्यार से कहा, खुशी सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोला ना। धैर्य की बात सुनकर खुशी ने कहा, हाँ, हमें बहुत गुस्सा आया था और बहुत रोना भी, पर अगली बार से अगर तुमने ऐसा किया ना तो हम हमेशा के लिए तुमसे दोस्ती तोड़ लेंगे। खुशी की बात सुनकर धैर्य ने कहा, प्रॉमिस, अगली बार से मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगा। पक्का वाला प्रॉमिस। अब तुम एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दो ना। तुम मुस्कुराते हुए ही प्यारी लगती हो। ऐसे गुस्से में बहुत डरावनी, बिल्कुल भाई का दूसरा रूप। धैर्य की बात सुनकर धानी ने हंसते हुए कहा, भाई का फीमेल वर्जन। धानी की बात सुनकर खुशी ने एटीट्यूड से कहा, हम हमारे विराज की तरह बनना चाहते हैं, फिर चाहे वह फीमेल वर्जन ही क्यों ना हो। खुशी की बात सुनकर अनु ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, वरना अगर भाई को पता चला कि तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है तो वह तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बंद 5 बजा देंगे। हम भी चलते हैं, हमें भी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अनु की बात सुनकर खुशी ने अपना सर हिला दिया और अपने रूम में आकर बैठ गई। धैर्य, धानी और अनु भी वहां से अपने अपने रूम में चले गए। खुशी का मूड अब काफ़ी अच्छा हो चुका था। उसके तीनों दोस्त उसे वापस मिल चुके थे। खुशी अपने बेड पर बैठकर चुपचाप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। कुछ ही देर में उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। भले ही वह एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लेकर आई थी, पर वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह था अथर्व। अथर्व उसे काफ़ी ज़्यादा डराता था और उसे खुद पड़ा था। अथर्व कॉलेज का हमेशा से टॉपर था, जिस वजह से खुशी भी काफ़ी अच्छी थी पढ़ाई में, पर पता नहीं वह एग्जाम में क्यों पेपर अच्छा नहीं लगती थी।
जिस वजह से हमेशा उसके परसेंट कम आते थे, जिस वजह से उसे अथर्व से डांट भी पड़ती थी, पर उसके जीजे हमेशा से बचा लेते थे। काफी देर तक खुशी अपना होमवर्क कंप्लीट करते रही। होमवर्क कंप्लीट करते करते रात के 7:30 बज चुके थे। खुशी ने अपनी नोटबुक को साइड में रखते हुए कहा, हो गया कंप्लीट। डेविल अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहते हुए खुशी उठकर खड़ी हो गई और रूम में चक्कर लगाने लगी। काफी देर बाद भी विराज को रूम में ना आते हुए देखकर खुशी तेज कदमों से चलती हुई विराज के स्टडी रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, विराज दरवाजा खोलिए, आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हमें भूख लग गई है, डिनर करना है। खुशी की आवाज सुनकर विराज, जो कि कॉन्फ्रेंस में बिजी था, उसने तेज आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। विराज की बात सुनते ही खुशी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। विराज इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बेहद सख्त एक्सप्रेशंस थे। खुशी ने सब कुछ इग्नोर किया और दौड़ते हुए जाकर विराज की गोद में बैठ गई। उसने विराज के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, और कितना वक्त लगेगा? विराज ने मीटिंग अटेंड करते हुए खुशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, 10 मिनट। कहते हुए विराज फिर से उन सभी लोगों के साथ बात करने लगा। मीटिंग में इस वक्त सभी फॉरेनर्स मौजूद थे। विराज की गोद में किसी बच्ची को देखकर उन लोगों को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। बचपन से ही विराज हमेशा खुशी को अपने पास रख कर ही काम करता था, इसलिए उसके जो क्लोज लोग थे वो सब लोग खुशी को जानते थे कि खुशी विराज के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 मिनट के बाद विराज ने बेहद सीरियस लेते में कहा, मीटिंग इज ओवर। कहते हुए उसने कॉल कट करके खुशी की तरफ देखा, जो कि उसकी शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। उसने खुशी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, What happened my little angel? भूख लगी है। खुशी ने अपना सर हिलाया और अपना मोबाइल उठाकर उसने सर्वेंट को कॉल करके स्टडी रूम में ही खाना लाने के लिए कह दिया। विराज स्टडी रूम में ही लगे हुए सोफे पर खुशी को लेकर बैठ गया। खुशी विराज के बगल में बैठकर टुकुर टुकुर से देख रही थी और वो अपने मोबाइल में ईमेल चेक कर रहा था। उसने जब देखा कि खुशी उसे ही देख रही है, उसने खुशी की तरफ अपना चेहरा ऊपर उठकर बेहद सीरियस लहजे में कहा, What happened? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? विराज का सवाल सुनकर खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, विराज हमें आपसे कुछ कहना था, क्या आप हम पर गुस्सा करोगे? खुशी का सवाल सुनकर विराज की आंखें छोटी हो गई। उसने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहना था कहो, अगर बात गुस्सा करने लायक हुई तो गुस्सा करूंगा वरना नहीं। विराज की बात सुनकर खुशी का मुंह बन गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, हमें आप कोई बात नहीं करनी, आप पहले ही हमें डरा देते हो। खुशी की बात सुनकर विराज की आंखें छोटी हो गई। उसने खुशी को घूरते हुए कहा, लिटिल एंजल मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें कभी भी कोई भी बात मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में होगा वो सब कुछ तुम मुझे बता सकती हो। आई एम योर फैमिली। फैमिली से हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। विराज की बात सुनकर खुशी ने विराज की तरफ देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए कहा, विराज वह हमें किस करना था? खुशी की बात सुनकर विराज, जो कि अब तक नॉर्मल बैठा हुआ था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए। विराज के चेहरे के चेंज होते एक्सप्रेशन को देखकर खुशी के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए कहा, हमें सच में किस करना है? खुशी की बात सुनकर विराज ने झटके से उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाकर बेहद दिलकश आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? विराज की आवाज सुनकर खुशी को घबराहट होने लगी, पर उसने हिम्मत करते हुए कहा, वो हमें किस करनी है? खुशी की बात सुनकर विराज ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मैंने कहा कि क्या कहा तुमने? तुम्हें किस करनी है? किसे? कहते हुए विराज की पकड़ खुशी की कमर पर मजबूत हो गई। खुशी ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, विराज हमें दर्द हो रहा है। खुशी की बातें सुनकर विराज ने उसकी नीली आंखों में अपनी काली आंखों से घूरते हुए कहा, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। कहते हुए विराज की पकड़ खुशी की कमर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। खुशी की आंखों में अब दर्द की वजह से आंसू आ गए थे।
उसने अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, किसी से क्या मतलब है? आपको करेंगे और किसे करेंगे? विराज जो कि गुस्से से पागल हो रहा था, खुशी की बात सुनकर उसकी पकड़ खुशी की कमर पर ढीली हो गई। उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद किया और गहरी गहरी सांस लेने लगा, सिर्फ इस सोच से कि खुशी उसके अलावा किसी और को किस करना चाहती है। विराज का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। कुछ दिनों बाद 14 साल की होने वाली थी। उसे अच्छे से पता था कि किस कैसे की जाती है। विराज की बंद आंखों को देखकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हम पर गुस्सा क्यों कर रहे थे? सब किस करते हैं, हमें भी करनी थी, इसलिए हमने आपसे कहा। आप ही ने तो कहा था ना, जब भी हमारे दिल में कुछ आएगा हम आपको बता दे, पर अब से हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। खुशी की बात सुनकर विराज ने अपनी आंखें खोलकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आपके दिमाग में अचानक से यह किस करने का ख्याल कैसे आया? विराज की बात सुनकर खुशी के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, वह न हमने कॉलेज में देखा था, 10th क्लास के स्टूडेंट ना एक दूसरे को किस कर रहे थे, इसलिए हमारा भी दिल किया कि हम किस करें। कहते हुए खुशी ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा दिया। उसकी बात सुनकर विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। उसने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच में किस करना चाहती हो? विराज का सवाल सुनकर खुशी ने अपनी आंखें खोलकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हम सच में किस करना चाहते हैं। हमारे क्लास की श्रेया ने भी किस किया है। हमारे क्लास का आयुष उसका बॉयफ्रेंड है। हमारे क्लास में बहुत सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, पर हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। खुशी ने इतना कहा ही था कि उसे अपने ऊपर विराज की डरावनी नज़र महसूस हुई। विराज की डरावनी नज़र देखकर खुशी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखकर घबराते हुए कहा, विराज। उसने इतना कहा ही था कि विराज ने झटके से उसे अपने पास खींचकर बेहद सर्द आवाज में कहा, तो क्या तुम्हें भी बॉयफ्रेंड चाहिए? क्या तुम भी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? बोलो खुशी। कहते हुए विराज की पकड़ खुशी उसके हाथों पर मजबूत हो गई। खुशी ने दर्द भरी आवाज में कहा, विराज, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए। खुशी की बात को सुनकर विराज ने उसके दर्द को इग्नोर करते हुए कहा, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। खुशी, क्या तुम्हें भी बॉयफ्रेंड चाहिए? कहते हुए विराज के हाथों की पकड़ खुशी के बाजू पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। खुशी ने आंसू भरी आंखों से अपना चेहरा ऊपर उठाकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, हमने ऐसा कब कहा? हमें कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। अगर हमें बॉयफ्रेंड चाहिए होता तो हम कुणाल को हाँ कह देते, पर हमें कोई नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ आपके हैं। कहते हुए खुशी विराज से लिपट गई। वही विराज जो गुस्से से पागल हो रहा था। खुशी की बात सुनते ही उसकी पकड़ खुशी के कंधों पर ढीली हो गई और अगले ही पल उसने मजबूती से खुशी को अपनी बाहों में भर लिया। खुशी ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आंसू भरी आंखों से विराज की तरफ देखते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। कहते हुए खुशी ने विराज की गर्दन पर जोर से काट लिया। विराज ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसे खुशी के काटने से कोई फर्क ही न पड़ा। खुशी ने गुस्से से रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, आपने खुशी को दर्द दिया, हमें दर्द हो रहा है। हम आपसे 2 दिन बात नहीं करेंगे, नहीं 4 दिन बाद नहीं करेंगे। विराज चुपचाप खुशी की शिकायत सुन रहा था। खुशी ने गुस्से से विराज की तरफ देखते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा बुरे हो। विराज ने खुशी के छोटे से चेहरे की तरफ देखा, जिस पर आंसुओं के निशान थे। उसने अपने एक हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, जैसा भी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। विराज की बात सुनकर खुशी के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने विराज पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आप सिर्फ खुशी के हो, सिर्फ हमारे। कहते हुए खुशी ने विराज के सीने पर अपना सर रख लिया। कुछ देर बाद उनका डिनर लेकर सर्वेंट स्टडी रूम में आ चुका था। विराज ने अपने हाथ में प्लेट ले ली और खुशी को अपने हाथों से खिलाने लगा। खुशी चुपचाप उसके हाथों से लंच करते हुए उसके चेहरे को घूर घूर कर देख रही थी।
विराज महसूस कर पा रहा था कि खुशी की नजरें उस पर है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उसे डिनर कराने के बाद खुद भी डिनर करने लगा। खुशी विराज की गोद में अभी भी बैठी हुई थी। विराज उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। डिनर करने के बाद विराज ने खुशी को अपनी गोद से नीचे उतारा और बाथरूम में अपने हाथ धोने के लिए चला गया। खुशी विराज के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद विराज बाहर आया। उसने खुशी की तरफ देखते हुए "What happened?" खुशी में क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा। "आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, ना हमारी बात को सुना। क्या आपको सच में याद नहीं हमने क्या कहा था?" खुशी की बात सुनकर विराज खुशी के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने छोटे से हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, "खुशी, अभी आप बहुत छोटी हो, आप सिर्फ 13 साल की हो।" विराज की बात सुनकर खुशी ने पाउट बनाते हुए कहा, "नहीं, हम 14 के होने वाले हैं और हमारे क्लास की लड़कियां भी तो हमारे जितने ही है, फिर वो किस कर सकती है तो हम क्यों नहीं?" खुशी की बात सुनकर विराज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, "क्योंकि आप मेरी खुशी हो।" विराज की बात सुनकर खुशी ने पाउट बनाते हुए कहा, "आप बहुत बुरे हो, हमें किस करना है, मतलब करना है, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे।" कहते हुए खुशी अपना मुंह फेरकर दूसरी तरफ पलट गई। विराज ने इस बार थोड़ी सख्त आवाज में कहा, "खुशी, मैंने कहा ना, अभी आप छोटी हो।" विराज की सख्त आवाज सुनकर खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पलटकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, "आप हमेशा हमें डांटते हो, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे।" कहते हुए खुशी उठकर खड़ी हो गई। विराज ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, "बदमाश लड़की, क्यों जिद कर रही हो?" कहते हुए विराज ने खुशी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। खुशी ने पाउट बनाते हुए कहा, "हम बदमाश नहीं हैं और हम जिद भी नहीं कर रहे हैं, हमें सच में किसी करनी है।" विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए "ओके" कहते हुए विराज ने खुशी के दोनों गालों को चूम लिया। खुशी यह सोचकर एक्साइटेड हो गई थी कि विराज अब उसे किस करेगा। विराज के गालों पर किस करते ही उसका मुंह बन गया। उसने विराज को घूरते हुए कहा, "आप हमें उल्लू बना रहे हो, हमें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर किस चाहिए।" कहते हुए खुशी ने अपने लिप्स की तरफ इशारा किया। खुशी की बात सुनते ही विराज की आंखें छोटी हो गई। विराज भले ही 21 साल का हो चुका था, पर खुशी महेश 14 साल की थी। विराज अभी से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, पर यह बदमाश लड़की उसके पीछे पड़ गई थी। खुशी के फुले हुए गालों को देखकर विराज ने प्यार से कहा, "मैंने कहा ना, आप छोटी हो।" उसने इतना कहा ही था कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि खुशी ने खुद आगे बढ़कर विराज के लिप्स को अपने लिप्स से टच कर लिया था। एक पल के लिए विराज जैसे सदमे में चला गया। अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि खुशी ने क्या किया है, उसने झटके से खुशी को खुद से दूर करके गुस्से से कहा, "खुशी!" विराज की डरावनी आवाज सुनकर खुशी, जिसने जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया था, घबराहट की वजह से पीछे गिरने को हुई, पर विराज ने जल्दी से उसको संभाल लिया। खुशी की आंखों में घबराहट की वजह से आंसू आ गए थे। विराज इस वक्त गुस्से से उसे घूर रहा था। खुशी ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, "आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप तो खुशी के होना, तो फिर अगर हमने आपको किस कर लिया तो क्या हो गया?" खुशी की बात सुनकर विराज ने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, "चलो, अब आपको सो जाना चाहिए।" कहते हुए विराज खुशी का हाथ पकड़कर तेज कदमों से चलता हुआ स्टडी रूम से बाहर आ गया। खुशी अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा था कि विराज खुश हो जाएगा, पर विराज तो उल्टा गुस्सा हो गया था। विराज ने खुशी को रूम में लाकर बेड पर लिटाते हुए कहा, "सो जाओ, मुझे काम है।" कहते हुए विराज वहां से जाने लगा। खुशी ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, "आप गुस्सा है क्या विराज?" कहते हुए वह आंसू भरी आंखों से विराज के सामने खड़ी हो गई। विराज ने खुशी की आंखों में आंसू देखकर अपने आप को कंट्रोल करते हुए खुशी को अपने पास किया और उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, "मैं गुस्सा नहीं हूं, पर अभी आप छोटी हो।" विराज की बात सुनकर खुशी की आंखें चमकने लगी। उसने अपनी चमकती आंखों से विराज की तरफ देखते हुए कहा,
इसका मतलब आपको गुस्सा नहीं आया ना? आप सिर्फ इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि हम छोटे हैं ना? खुशी की बात सुनकर विराज ने बस अपना सर हिला दिया। खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, इधर आओ। विराज ने छोटी आंखों से खुशी की तरफ देखते हुए कहा, तारांकिन। क्यों? खुशी ने उसे घूरते हुए कहा, इधर आओ। वह बिल्कुल छोटी सी डेविल की तरह लग रही थी, जैसे वह विराज को ऑर्डर दे रही हो। पूरी दुनिया में यह इकलौती इंसान थी जो विराज सिंघानिया को ऑर्डर दे सकती थी। विराज खुशी को घूरता हुआ नीचे झुक गया। खुशी ने जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, आप सिर्फ हमारे हो। कहते हुए खुशी ने विराज के होठों पर अपने होंठ रखे और वहां से भाग गई। विराज बेचारा, जो कि खुशी की पहली किस से ही अभी तक नहीं निकल पाया था, दोबारा उसकी इसी हरकत की वजह से उसकी पूरी बॉडी में सेंसेशन फैल गई। उसने गुस्से से खुद से कहा, वह छोटी है, मैं ऐसी फीलिंग्स को कैसे महसूस कर सकता हूँ। कहते हुए अपने बाल खींचता हुआ बालकनी में आ गया। वही खुशी अपने रूम में आकर बेड पर पेट के बल लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, फाइनली हमने विराज को किस कर ही लिया। कहते हुए खुशी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पहली किस हो चुकी है, वह भी उसी इंसान के साथ जो उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी था, उसका विराज। खुशी को अपने पेट में अजीब से देख लिया उड़ती हुई महसूस हो रही थी। वह अपने नाखून चबाते हुए अभी भी वह सब कुछ याद कर रही थी। उसने मिरर में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। वो इस वक्त किसी प्यार में पागल हुई हाई स्कूल गर्ल की तरह लग रही थी। खुशी काफी टाइम से विराज से यह बात कहना चाहती थी और आज फाइनली हिम्मत करके उसने अपनी बात कह दी थी। साथ में उसने अपनी फर्स्ट किस भी कर ली थी। उसने खुशी से कूदते हुए कहा, कल हम श्रुति को बताएंगे। नहीं, हम उसे चिढ़ाएंगे क्योंकि उसने तो अभी तक किसी को किस नहीं किया। कुछ देर बाद उसने जल्दी से अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाया और बेड पर खुद को ऊपर से नीचे तक कंबल से कवर कर लेट गई। वही विराज बालकनी में अभी भी अपनी आंखों को बंद करके जो कुछ थोड़ी देर पहले उसके और खुशी के बीच में हुआ सब कुछ याद कर रहा था। खुशी को उसने बचपन से पाला था। उसने माँ बाप बनकर उसकी देखभाल की थी। उसने एक दोस्त बनकर उसका साथ दिया था। विराज ने खुशी के लिए हर एक रिश्ते को निभाया था। उसके लिए खुशी उसकी पूरी दुनिया थी। खुशी के आने के बाद से विराज ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। विराज जो हर वक्त हर पल सिर्फ खुद को टाइम देता था, उसने अपना आधे से ज्यादा वक्त खुशी के नाम कर दिया था। काफी देर तक विराज खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा, पर फिर भी वो खुशी के होठों की छुअन को अपने होठों से नहीं मिटा पा रहा था। ना चाहते हुए भी उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने देखा तो डीजे का कॉल आ रहा था। विराज ने गहरी सांस लेकर कॉल पर किया। दूसरी तरफ से डीजे ने हंसते हुए कहा, कैसा है मेरा शेर। डीजे की आवाज सुनकर विराज ने बेहद सिंपल लहजे में कहा, आई एम ओके। आपने इतनी रात को कॉल क्यों किया? डीजे ने विराज की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हें कुछ बताना था। तुम्हारा वह बूढ़ा दादा है ना, उसे मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है मेरी शेरनी के बारे में। मैंने उसे बता दिया कि कैसे मेरी शेरनी ने आज अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। बुढ़ा सदमे में चला गया। मैं तो उसके रिएक्शन को देखकर खुशी से पागल हो रहा हूँ। हालांकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर उसकी आवाज़ से बता सकता हूँ कि वह कितना ज़्यादा हैरान परेशान है। बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब उसे डर लग रहा होगा कि कहीं अगली बार मेरी शेरनी उसके जवान काटने का ऑर्डर ना दे दे। कहते हुए डीजे और जोर जोर से हंसने लगे। डीजे की बात सुन विराज ने कुछ नहीं कहा। अभी भी उसकी आंखों के सामने खुशी ने जो कुछ भी किया सब कुछ घूम रहा था। विराज को कुछ भी ना बोलते हुए देखकर डीजे ने कहा, क्या हुआ? कहाँ सच में खोए हुए हो? कुछ तो बोलो। विराज ने बेहद सिंपल लहजे में कहा, अगर मेरी प्रिंसेस ने ऑर्डर दिया तो मैं उनकी जबान काटने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। विराज की बात सुनकर डीजे ने खुशी भरी आवाज में कहा,
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे शेर पर अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं उस बूढ़े की जबान काट देता। अगर तुम्हारा दादा ना होता ना तो अब तक उसके दोनों हाथ पैर उसकी बॉडी से अलग हो चुके होते। पता नहीं उस बूढ़े को मेरी शेरनी से क्या प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है जैसे वो कभी मेरी शेरनी को खुशी नहीं देखना चाहता। डीजे की बात सुनकर विराज में कुछ नहीं कहा। डीजे में बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे मेरी शेरनी कहाँ है? मुझे अपनी शेरनी से बात करनी है। बुलाओ जल्दी से। डीजे की बात सुनकर विराज ने आसमान में चमक रहे चांद की तरफ देखते हुए कहा, वो सो गई है, आप कल बात कर लेना उससे। विराज की बात सुनकर डीजे ने हैरानी से कहा, वो 9 बजे सो गई। मेरी शेरनी जो 12 बजे तक सोने का नाम नहीं लेती। वो इतनी जल्दी कैसे सो गई? शायद थक गई होगी। आज बहुत ज्यादा काम भी तो किया है मेरी शेरनी ने। अच्छा ठीक है, आप भी सो जाए। गुड नाइट। कहते हुए डीजे ने कॉल कट कर दिया। डीजे के कॉल कट करने के बाद विराज ने मोबाइल को अपनी पैंट में डाला और आसमान की तरफ देखने लगा। उसके दोनों हाथ रेलिंग पर टिके हुए थे और उसके चेहरे पर बेहद कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। उसके एक्सप्रेशन देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। काफी देर बाद विराज वापस अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही बेड को खाली देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपने और खुशी के रूम के बीच वाले दरवाजे की तरफ देखा, जो कि पहली बार बंद था, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। विराज तेज कदमों से चलता हुआ दरवाजे के पास आ गया। उसने धक्का देकर दरवाजे को खोल और अंदर जाकर देखा तो खुशी अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर सुकून से बेड पर सो रही थी। उसे सुकून से सोते हुए देखकर विराज के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए, क्योंकि खुशी इस वक्त टेडी बेयर को अपने सीने से चिपका कर सो रही थी और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। नींद में खुशी के होंठ बार बार टेडी बेयर को छू रहे थे, जिसे देखकर विराज की आंखें काफी ज्यादा लाल हो गई एवं वह तेज कदमों से चलता हुआ बेड के पास आ गया। उसने झटके से टेडी बेयर को खुशी के हाथों से खींचकर नीचे पटक दिया और उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो उसका जानी दुश्मन हो। वहीं टेडी बेयर के छूटते ही खुशी नींद में कुछ ढूंढने लगी। विराज में खुशी की तरफ देखा और झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। विराज का एहसास मिलते ही खुशी के चेहरे पर नींद में ही मुस्कुराहट आ गई और उसकी पकड़ विराज पर मजबूत हो गई। उसने अपने दोनों पैरों को विराज की कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया था और अपने दोनों हाथों को विराज के सीने के इर्द गिर्द उसे मजबूती से पकड़ा और टेडी बेयर को गुस्से से घूरता हुआ उसे लेकर अपने रूम में आ गया। विराज ने खुशी को बेड पर लेटाया और खुद बेड पर आकर उसे अपने ऊपर ले लिया। खुशी भी विराज के ऊपर आते ही किसी बंदर के बच्चे की तरह उसे लिपट कर सो गई। विराज ने खुशी के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। विराज का ध्यान ना चाहते हुए भी बार बार खुशी के होठों की तरफ जा रहा था। उसने गुस्से से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, मेरी जान बहुत छोटी है। कहते हुए विराज ने खुशी के माथे को चूमा और उसका छोटा सा कर अपने सीने में छुपाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में विराज की भी आंख लग चुकी थी और वह खुशी को अपने सीने से लगाकर सुकून से सो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, आज आपकी टेस्ट है, आपको अच्छे से एग्जाम देना है। अगर इस बार आपके काम % आए तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा और पनिशमेंट इस बार के होगी कि आपको मैं कहीं घूमने के लिए लेकर नहीं जाऊंगा। विराज की बात सुनकर खुशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तो आपने हमें कल क्यों नहीं बताया? हमने पढ़ाई भी नहीं की। खुशी की बात सुनकर विराज ने उसे घूरते हुए कहा, पढ़ाई नहीं की, इसमें आपकी गलती है। क्या आपको पता नहीं था कि आपका टेस्ट है? विराज की बात सुनकर खुशी ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। विराज ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, लाइफ में ऐसी कई सारी एग्जाम्स आएंगे जिनके बारे में आपको पहले से पता नहीं होगा, पर आपको उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। विराज की बात सुनकर खुशी अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसने बस अपना सर हिला दिया। विराज ने खुशी को सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठकर उसे ब्रेकफास्ट खिलाने लगा।
खुशी भी चुपचाप उसके हाथों से ब्रेकफास्ट खाते हुए मुंह बनाकर बैठी हुई थी। बेचारी को अब किसी भी कीमत पर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने थे, वरना उसकी इस साल की ट्रिप तो कैंसिल होने ही वाली थी। खुशी के डिमांड करने के बाद से विराज हर साल में 2 बार डीजे के साथ उसे बाहर घूमने के लिए लेकर जाता था। खुशी भी उन दोनों के साथ अपनी जिंदगी काफी अच्छे से जी रही थी। उसे अब किसी और की जरूरत नहीं थी, ना उसे किसी और से कोई मतलब था। उसके हैंडसम दादू और उसके विराज उसके पास थे, उसके लिए काफी था। ब्रेकफास्ट करने के बाद विराज ने टिश्यू पेपर से उसके मुंह को साफ करते हुए कहा, चलिए, कहते हुए उसका हाथ पकड़कर नीचे आ गया। वो दोनों कॉरिडोर से नीचे जा ही रहे थे कि तभी पीछे से धैर्य ने कहा, एंजल, कहते हुए धैर्य तेज कदमों से चलता हुआ खुशी के पास आ गया। विराज घूरकर धैर्य को देख रहा था। विराज की डरावनी नजरें देखकर धैर्य ने दांत दिखाते हुए कहा, भाई मैं बस क्यूटी पाई को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए आया था। आज उसकी एग्जाम है ना। कहते हुए धैर्य ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा पेपर सबसे अच्छा जाएगा और तुम्हें सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। धैर्य की बात सुनकर खुशी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी पीछे से धानी और अनु भी उनके पास आ गए। उन दोनों ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ऑल द बेस्ट। खुशी ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उन तीनों की तरफ देखा। विराज ने उन तीनों को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें कॉलेज और स्कूल नहीं जाना है? विराज की बात सुनकर धानी और अनु दोनों ने कहा, हमें भी जाना है भाई। विराज ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। विराज के इतना कहते ही धानी और अनु जैसे सदमे में चली गई। उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज तक विराज ने उन्हें अपने रूम में नहीं घुसने दिया था। अपनी कार में बैठने देना तो बहुत दूर की बात है, और आज विराज खुद उन्हें अपनी कार में चलने के लिए कह रहा था। उनके साथ साथ धैर्य भी सदमे में जा चुका था। उसने खुद से कहा, क्या मेरे कान खराब हो गए हैं? लगता तो यही है। लगता है डॉक्टर के पास जाना होगा। धैर्य की बकवास को इग्नोर करते हुए विराज ने कहा, जल्दी नीचे आना। कहते हुए विराज खुशी को लेकर वहां से नीचे चला गया। वहीं अनु और धानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उनकी आंखों में हल्की नमी भी थी। वो हमेशा से विराज के साथ बात करना चाहती थी, उनके साथ मस्ती करना चाहती थी, पर विराज कभी भी उन्हें अपने करीब नहीं आने देता था। उन्हें नहीं पता था कि क्यों विराज उनके भाई होकर उनसे दूरी बनाते हैं, जबकि दंश हमेशा उन तीनों का ध्यान रखता था। कुछ ही देर में वह दोनों भी नीचे आ चुकी थी। नीचे आते ही उनका ध्यान विराज पर गया, जो कि खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और पैसेंजर सीट पर खुशी बैठी हुई थी। धानी और अनु को देखकर विराज ने कहा, पिछली सीट पर बैठ जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। धानी और अनु ने अपना सर हिलाया और दोनों जल्दी से कार के अंदर बैठ गई। उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट थी। पहली बार उनका भाई इस तरह से उन्हें अपनी कार में अपने साथ बैठने की इजाज़त दे रहा था, पर इस वक्त खुशी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर समझ पाना मुश्किल था कि उसे क्या महसूस हो रहा है। कुछ ही देर में विराज की कार उन तीनों के स्कूल पहुंच चुकी थी। कार के रुकते ही धानी और अनु दोनों को दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। खुशी भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। विराज ने बाहर आकर खुशी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अच्छे से एग्जाम देना, बदमाशी मत करना, और अगर कोई परेशान करे तो मुंह तोड़ने से पहले एक बार मत सोचना। विराज की बात सुनकर खुशी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। धानी और अनु दोनों चुपचाप खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। खुशी को खुद से दूर करने के बाद विराज ने धानी और अनु की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उम्मीद थी कि आज तो उनका भाई उन्हें अच्छे से बर्ताव करें। वो दोनों खुद से विराज के पास नहीं जा रही थी। विराज ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और उन दोनों के पास आ गया। उसने एक साथ अपनी दोनों बाहें खोल दी। विराज के इस रिएक्शन को देखकर धानी और अनु फिर से हैरान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करें। अगले ही पल जैसे उन्हें एहसास हुआ कि
विराज उन्हें गले लगाना चाहता है। दोनों की आंखों में हल्की नामी नजर आने लगी। वो दोनों एक साथ जाकर विराज के गले से लग गई। विराज ने भी उन्हें मजबूती से अपने गले से लगा लिया। वही खुशी उन तीनों को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए कहा, हमारे विराज सिर्फ हमारे हैं। वह धानी दीदी और अनु दीदी को गले क्यों लग रहे हैं? कहते हुए खुशी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। इस वक्त वो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही थी। विराज ने उन दोनों को खुद से दूर करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। विराज की बात सुनकर धानी ने धीरे से कहा, भाई। कहते हुए धानी फिर से विराज के गले से लग गई। विराज ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी। कहते हुए विराज में धानी और अनु दोनों के माथे पर किस कर लिया। खुशी जो पहले से ही यह सोचकर कि उसका विराज किसी और को गले कैसे लगा सकता है, ये देखकर कि विराज ने अब धानी और अनु के माथे पर किस किया है, उसके चेहरे पर और भी ज्यादा जलन नजर आने लगी। उसने गुस्से से खुद से कहा, नहीं, हमारे विराज सिर्फ हमारे हैं। वो हमारे अलावा किसी और के पास नहीं जा सकते। कहते हुए खुशी की आंखों में गुस्से की वजह से आंसू आ गए। उसके चेहरे पर इस वक्त विराज के लिए पॉजिटिवनेस साफ साफ नजर आ रही थी। धानी और अनु के चेहरे पर खुशी की वजह से हल्के हल्के आंसू नजर आ रहे थे। विराज ने उन दोनों के आंसू साफ किया और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। खुशी, जिसे लगा था कि विराज फिर से उसके पास आएगा, जब उसने देखा कि विराज इस बार बिना उसे देख वहां से चला गया है, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने घूरकर धानी और अनु की तरफ देखा और पैर पटकते हुए वहां से अपने क्लास की तरफ चली गई। धानी और अनु इस वक्त इतनी खुश थी कि उन्होंने खुशी पर ध्यान ही नहीं दिया। उनके भाई ने पहली बार उन्हें खुद से गले लगाया था और उन्हें अपने पास आने की इजाजत दी थी। धानी ने खुशी से कहा, विराज भाई ने हमें अपने पास आने दिया। उन्होंने मुझे गले भी लगाया और किस भी किया। धानी की खुशी देखकर अनु ने भी मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। धानी ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, खुशी कहाँ चली गई? अनु ने आसपास देखते हुए कहा, शायद वह क्लास में चली गई होगी। चलो हम भी अपनी क्लास में चलते हैं, देर हो जाएगी। वह दोनों भी अपनी क्लास में चली गई। वही खुशी पैर पटकते हुए गुस्से से अपनी क्लास की तरफ आ रही थी। तभी रास्ते में आ रहे एक मोटे से लड़के से उसकी टक्कर हो गई। वह नीचे गिरती इससे पहले ही उस मोटे से लड़के ने उसे पकड़ते हुए कहा, चुहिया सर फूट जाएगा, चलना नहीं आता क्या? खुशी पहले से ही गुस्से में थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे मोटे से लड़के को देखकर उसके पेट पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, हाथी के बच्चे, अगली बार से मेरे सामने बताना वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कहते हुए खुशी ने उसके पेट पर एक और मुक्का मार और वहां से पैर पटकते हुए चली गई। वही वह लड़का गुस्से से खुशी को घूरने लगा। उसके पीछे खड़े लड़के ने हंसते हुए कहा, ये हमेशा तुम्हें पीट कर चली जाती है, जबकि तुम इसके 3 गुना ज्यादा बड़े हो। अपने दोस्त की बात सुनकर वह लड़का, जिसका नाम यश था, उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, इस चुहिया को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, कुछ ज्यादा ही जबान चलती है इसकी। कहते हुए वह लड़का वहां से चला गया। वहीं खुशी गुस्से से अपने क्लास में बेंच पर आकर बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी गुस्से से लाल थी। तभी श्रुति क्लास में आ गई। उसने खुशी के पास आते हुए, पढ़ाई हो गई तुम्हारी? श्रुति की आवाज सुनकर खुशी ने कुछ नहीं कहा। खुशी को चुप देखकर श्रुति ने उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है खुशी? कहते हुए श्रुति चुप हो गई। उसका ध्यान खुशी के चेहरे पर गया, जो कि इस वक्त गुस्से से लाल था। खुशी की आंखें भी इस वक्त खून की तरह लाल नजर आ रही थी। श्रुति में परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों दिख रही है? बताओ खुशी। कहते हुए श्रुति परेशानी से खुशी की तरफ देखने लगी। खुशी ने कहा, विराज सिर्फ हमारे है। खुशी की बात सुनकर श्रुति कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया था।